हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्लास 11th में फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, फलन, और उसमें डोमेन और रेंज इसका अध्ययन करना था। लेकिन डोमेन और रेंज करने के पहले हमें ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि फलन कितने टाइप के होते हैं, उन फलन के ग्राफ क्या होते हैं। तो फलन के विषय में पहले मूलभूत जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन और रेंज हम केवल डिफिनीशन से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आज हम कुछ वास्तविक फलन लेंगे और उनके ग्राफ बनाएंगे। मैं हूँ लल्ला सर, मैथ विद लल्ला सर में आप मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th की। तो चलिए कुछ वास्तविक फलन और उनके ग्राफ में सबसे पहला फलन लेके चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं अचर फलन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कोई फलन f(x) बराबर c से परिभाषित अगर कोई फलन है। आप जानते थे कि फलन को हम f(x) से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ जो x की वैल्यू होती है परिभाषित फलन के लिए उसे डोमेन कहते थे, और जो f(x) का मान आता था उसे हम रेंज कहते थे। तो अगर कोई फलन f(x) बराबर c के द्वारा परिभाषित हो, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो c है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक निश्चित मान है, ये बदलता नहीं है कभी। इसीलिए इस फंक्शन का नाम अचर फलन पड़ा। यानी f(x) बराबर c से परिभाषित कोई फलन अचर फलन कहलाता है। f(x) की जो वैल्यू होगी वो c के बराबर रहेगी सदैव, ये कभी भी बदलती नहीं है। इसीलिए c एक कांस्टेंट मान होता है, अचर मान होता है। इसका जो ग्राफ होता है, देखिए होता क्या है। इसका जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है, जो मूल बिंदु से c डिस्टेंस पर होती है, c दूरी पर होती है। जैसे देखो, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इधर आप x डैश कहते हो, इधर आप y डैश कहते हो, ये मूल बिंदु हो गया। तो अगर f(x) बराबर c का ग्राफ बनाएंगे तो f(x) को ही हम y के इक्वल लेते हैं, यानी y बराबर c का हमको ग्राफ बनाना है। और y बराबर जो c होती है वो x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है, जो मूल बिंदु से c दूरी पर होती है। यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा। ये रेखा जो मैंने खींचा है ये x अक्ष के समांतर है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी ये c दूरी है। यानी ये जो फंक्शन बना f(x) बराबर c, ये उसका क्या है? ग्राफ है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो तुम कह दो कि f(x) बराबर 0 हो जाए। तो अगर f(x) बराबर 0 कर देंगे तो जो ग्राफ होगा वो x अक्ष से ही होकर के जाएगा। यानी इसी के ऊपर x अक्ष, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा f(x) बराबर 0 का, वो कौन सा अक्ष हो जाएगा? x अक्ष। तो ये इसका ग्राफ होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी फंक्शन का तुम ग्राफ बना लेते हो तो ग्राफ में अगर आप x अक्ष पर चलें तो x अक्ष पर दोनों ओर जितनी दूर तक ग्राफ जाता है वही उसका डोमेन कहलाता है। ये डोमेन देखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे मान लीजिए, देखिए आप ये रेखा खींच रहे हो, इस रेखा को आप इधर चाहे जहाँ तक लेते चले जाओ, और इसी तरह इस रेखा को आप इस साइड में चाहे जहाँ तक लेते चले जाओ। यानी ये रेखा लेफ्ट हैंड साइड तक अनंत तक जा सकती है, और राइट हैंड साइड भी ये अनंत तक जा सकती है। इसलिए अगर इस फंक्शन का डोमेन देखा जाए कि क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओपन इंटरवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी संख्या माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बराबर नहीं होती, इसलिए ओपन इंटरवल होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, सभी वास्तविक संख्याएं डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो डोमेन अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, देखो
तो डोमेन बनाने का जो तरीका, डोमेन ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है कि आप ग्राफ को देखो कि वो एक्स अक्ष की दिशा में दोनों साइड्स पे कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है, क्या है उसकी सीमा। तो देखिए इसको हम चाहे जहाँ तक बढ़ा दें, चाहे दाईं ओर जहाँ तक बढ़ा दें और चाहे बाईं ओर जहाँ तक बढ़ा दें, राइट है ना। तो इस प्रकार टोटल रियल नंबर ये इसका डोमेन हो जाएगा, यानी एक्स का मान आप कितना भी ले सकते हैं रियल नंबर में। अब आई रेंज की बात कि इसका रेंज क्या होगा। तो अगर आपके पास ग्राफ है या आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना लेते हो तो ग्राफ में रेंज का मतलब होता है ग्राफ की ऊंचाई कहाँ तक जा रही है। बात समझ में आ गई ना। या ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है नीचे से ये चेक करना है, या कितना नीचे ग्राफ कितना नीचे तक जा सकता है, यानी हाइट देखना है। ये रेंज को व्यक्त करेगा। तो देखो अगर तुम यहाँ एक्स अक्ष से देखो तो सी तक, चाहे जहाँ से देखो, चूँकि ये पैरेलल रेखा है, तो अगर ये पैरेलल रेखा है तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो कहाँ तक होगी, सी तक। इसलिए इसका जो रेंज होगा वो रेंज केवल एक निश्चित मान होगा जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से। वैसे भी y का मान ही होता है रेंज, तो y का मान यानी रेंज c है, y का मान ही रेंज होता है। तो इस प्रकार ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, अचर होती है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह दें तो निश्चित होती है। तो इसको हम कहते हैं अचर फलन। और इसी तरह आप एक चीज़ और जान लीजिए कि अचर फलन में यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो सी की जगह पर हम 3 भी लिख सकते हैं, सी की जगह पर हम 5 भी लिख सकते हैं, यानी सी एक निश्चित वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया कौन सा फलन, अचर फलन। अब दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको कहते हैं तत्समक फलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी और 12th में भी तो इसका बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में कहते हैं हम तत्समक फलन। तत्समक फलन हेडिंग इसकी है अब, तत्समक फलन। अंग्रेजी में आप लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो ऐसा ग्राफ जो f(x) बराबर x से परिभाषित हो। ये देखिए एक ऐसा फलन जो f(x) बराबर x से परिभाषित हो, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ जो x है वो क्या है, रियल नंबर। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। यानी जो आप f(x) निकाल रहे हो वो x ही आ जाए, आइडेंटिटी फिर से वही चीज़ आ जाए। यानी आपने कहा कि f(x) बराबर x, यानी जो y की वैल्यू y वो क्या आ गई, x। तो इसको हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। इसका जो ग्राफ होता है देखिए, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। तो जिसका ग्राफ होता है, अगर मैं इसको y बराबर x लिखूं तो y बराबर x एक ऐसी सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से जाती है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाती है। यानी इसका ग्राफ ये मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा होगी जो कि 45 अंश का कोण बनाएगी। तो समझ गए आप आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तत्समक फलन वह फलन होता है जो f(x) बराबर x के द्वारा परिभाषित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो f(x) का मान आता है वह x ही आता है। अब इसके डोमेन की बात आई कि इसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि देखो इस ग्राफ को अगर मैं नीचे बढ़ाऊं तो इस साइड में देखो चलता चला आ रहा है, और अगर इधर देखें तो ये इधर भी की ओर भी जाता जा रहा है। यानी अगर आप इसको ऐसे फैलाएं तो ये ग्राफ फैलता हुआ चला जा रहा है माइनस अनंत से कहाँ तक, अनंत तक। अब देखो जो डोमेन है वो x की वैल्यू होती है और वो आ गई है r, और रेंज f(x) का मान होता है, और f(x) किसके बराबर है, x के। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो अगर आपसे कभी कोई कहे कि सिद्ध करो कि दिया गया फलन तत्समक फलन है, तो आपको उसे f(x) बराबर x के बराबर लाना होगा। यानी f(x) कोई वैल्यू को तुम्हें किसके बराबर लाना होगा, x के बराबर। अब हम आते हैं वर्ग फलन में।
कोई ऐसा फलन जिसका डोमेन अपने वर्ग से रिलेटेड हो। वर्ग फलन को स्क्वायर फंक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो तीसरा नंबर है वो है वर्ग फलन। आप इनके ग्राफ ये जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्वायर फलन, स्क्वायर फंक्शन। ये कोई फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर से परिभाषित, कोई भी फलन ऐसा हो, ये बहुपदी फलन में आ गए, अब पोलोनोमियल है ये, तो कोई भी फंक्शन है fx अगर वो एक्स स्क्वायर से परिभाषित है जबकि फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। याद रखो जितने भी पोलोनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब रियल नंबर से रियल नंबर में ही परिभाषित होते हैं। तो अगर फंक्शन सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में है, कोई फलन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, तो एक ऐसा फलन जो fx बराबर एक्स स्क्वायर से परिभाषित होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं, जैसे परिभाषा लिखना है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फलन जो fx बराबर एक्स स्क्वायर से परिभाषित हो, उसे हम वर्ग फलन कहते हैं, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर। अब रेंज क्या होगा, आइए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए जरा, ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, ये मूल बिंदु है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रटे रहना है, बिल्कुल याद रखना है। fx बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। और ये ग्राफ देखिए इस प्रकार होता है, ऐसे, ये ऐसे ग्राफ होता है। ये है fx बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डोमेन होगा वो तो सभी रियल नंबर होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन आइए रेंज देखें, इसका रेंज क्या होगा। रेंज के लिए मैंने कहा था आपको हाइट देखना है कि कहां से कहां तक है इसकी हाइट। तो देखिए यहां से ये ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नीचे है ही नहीं है। अगर नीचे नहीं है तो इसके रेंज में कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ सकती, सारी वास्तविक संख्याएं आएंगी, इसमें सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, लेकिन सब प्लस वाली आएंगी। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका रेंज होगा वो 0 से लेकर के, अच्छा 0 शामिल है तो 0 भी शामिल, तो क्लोज्ड इंटरवल, और से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। ये देखिए यहाँ से लेकर के ऊपर चाहे जहाँ तक चले जाओ। रेंज का मतलब हाइट, ऊंचाई देख रहा है आपको कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 और 0 से बड़ा परंतु अनंत से क्या होगा, छोटा। इसको हम r प्लस भी कह सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं मगर कैसी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। तो ये कहलाता है वर्ग फलन। अब इसके बाद आता है घन फलन, क्यूबिक फंक्शन। ये कुछ बहुपदी फलन है जिन्हें आपको तैयार रखना है, इनके ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ग्राफ भी इनका देखते चले जाना है। क्यूबिक फंक्शन, जैसे आपने वर्ग फलन अभी कहा, तो उसी प्रकार से हम क्यूबिक फंक्शन को भी कह सकते हैं, यानी कि घन फलन। घन फलन, घन फलन कोई फंक्शन जो fx बराबर एक्स क्यूब के द्वारा परिभाषित हो, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो x है वो रियल नंबर है, यानी डोमेन इसमें पता है कि रियल नंबर है। तो ऐसा फंक्शन जो एक्स क्यूब के द्वारा परिभाषित है उसे घन फलन कहते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और याद रखना ये पोलोनोमियल है, तो ये होगा फंक्शन सच दैट r टू r, ये फंक्शन होगा रियल नंबर से रियल नंबर में। तो फलन fx बराबर एक्स क्यूब ये घन फलन कहलाता है। इसका ग्राफ आपको याद रखना होगा, क्लास 10th में भी था ये, NCERT की बुक में। इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है ये, और फिर इसके बाद ये आ गया ऐसे। तो ये कहलाता है fx बराबर एक्स क्यूब, सॉरी fx बराबर एक्स क्यूब, ये घन फलन होता है। इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है। अब आप रेंज इसका खुद देख लीजिए,
इसका रेंज आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे भी जहाँ मन हो वहाँ तक जा सकता है और ऊपर भी जितना दूर हम ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। यानी इसका जो रेंज होगा वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और इसी को ही तो क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। आपको ग्राफ विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा आपने, एक्स क्यूब का ग्राफ देखा आपने। अब इसके बाद एक और फलन है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, व्युत्क्रम फलन। तो अब आप हेडिंग डालेंगे व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन। कोई फलन हो f(x) बराबर, अगर वो 1/x से निरूपित हो, यानी f(x) बराबर 1/x से निरूपित फंक्शन, ये कहलाता है व्युत्क्रम फलन। अब देखो, अगर बटे में x है तो यहाँ x 0 के बराबर हो नहीं सकता, राइट है ना। अगर इसको तुम y मान लो, देखो मेरी बात, अगर y मान लो तो x बराबर 1/y आएगा। इसका मतलब y भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर इसके डोमेन की बात करें तो ये रियल नंबर तो होगा मगर 0 नहीं हो सकता। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी रियल नंबर तो होगा मगर उसमें 0 नहीं हो सकता। यानी डोमेन में भी 0 नहीं होगा और रेंज में भी 0 नहीं होगा। तो y बराबर f(x) बराबर 1/x, यानी f(x) बराबर 1/x से निरूपित फंक्शन व्युत्क्रम फलन कहलाता है। इसका ग्राफ देखिए कैसे होता है। ये y है x और ये x है। देखिए ग्राफ इसका ऐसे होता है, ये ऊपर अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। इसी तरह इधर देखिए, ये ग्राफ आपको याद रखना है। तो इधर से भी देखिए अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। ये देखिए 0 बीच में छूट गया, राइट है ना। इसीलिए डोमेन में भी 0 नहीं है और रेंज में भी 0 नहीं है। देखिए इधर ये अनंत तक जा सकता है और इधर भी ये अनंत तक जा सकता है। तो रियल नंबर हो गया, लेकिन रियल नंबर में यहाँ टच नहीं हो रहा, यानी 0 हटा दो। देखिए ऊपर ये अनंत तक जा रहा है और नीचे अनंत तक जा रहा है, लेकिन 0 को टच नहीं कर रहा। ये देखिए, इसका मतलब 0 को क्या करो, हटा दो। तो ये हो गया व्युत्क्रम फलन। ये महत्वपूर्ण फलन जिन्हें तुम्हें तैयार रखना है। अब इसके बाद हम 5 फलनों को और पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर है मापांक अथवा निरपेक्ष फलन, सिग्नम फंक्शन जिसको चिन्ह फलन भी आप कहते हो, महत्तम पूर्णांक फलन और चर घातांकी फलन, लघुगणकीय फलन। ये कुछ ऐसे फलन हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप आगे कुछ भी पढ़ नहीं सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं मापांक फलन क्या होता है। देखिए मापांक फलन ये आप पढ़ चुके होंगे, हो सकता है कभी आपको किसी ने बताया हो। कोई फंक्शन f(x) बराबर मॉड x से अगर निरूपित है तो उसे हम मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसको निरपेक्ष फलन भी कहते हैं। यानी f(x) बराबर मॉड x, ये इसका संकेत है। ये चिन्ह इस तरह इसको लगा दिया जाता है, बीच में हम यहाँ x लिख दिए तो ये मॉड x कहलाता है। इसकी 2 वैल्यू होती हैं मॉड x की, एक होती है प्लस की x और एक होती है माइनस की x। यानी मॉड x के 2 मान होते हैं, एक प्लस का x होता है और एक माइनस का x। प्लस का x तब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। मॉड x का मान x के बराबर तब होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और माइनस तब होगा जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, कम हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर मॉड का -5 लिखूं तो वो भी 5 होता है, और मॉड का 5 लिखूं
तो वो भी 5 होता है। आप निरपेक्ष इसीलिए इसको कहते हैं, मापांक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चिन्ह से मतलब नहीं होता, माप का सिर्फ अंक देखा जाता है। तो निरपेक्ष मान का मतलब जिसमें चिन्ह से कोई लेना देना ना हो। तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन। इन फंक्शन के विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा पूरा, लेकिन जब डोमेन और रेंज की खाली सारे क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर तो आपको इसका बेसिक लॉजिक समझना है कि मॉड फंक्शन होता क्या है। अब इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। ग्राफ, ये ग्राफ होता है इसका। ये y बराबर x होती है रेखा। अब y का मतलब आप समझ जाइएगा, मॉड x y का बराबर होता है, y बराबर क्या है fx। ये तो ये y बराबर x होती है और ये y बराबर -x होती है। ये रेखा 45 अंश के कोण पे होती है और ये टोटल 135 अंश के कोण पे होती है। तो ये y बराबर x है और ये y बराबर -x है। तो ये पूरा ग्राफ जब हम एक साथ ले लेते हैं तो हम इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये ग्राफ है इसका। अब देखो इसमें अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन, तो ये ग्राफ को अगर देखो तो ये अनंत तक फैल सकता है। ऐसे देखो, ये यूं जा रहा है तो ये अनंत तक चला जाएगा। मैंने कहा था कि अगर आपको डोमेन देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, ये कितना फैल सकता है। तो देखो ये तो ऐसे जा रहा है ना, अनंत तक चला जाएगा, यानी डोमेन तो इसका रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन और रेंज की बात करें तो रेंज कितनी हाइट है। ये मूल बिंदु से देखो शुरू है, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो मूल बिंदु से शुरू है और ऊंचाई तो इसकी अनंत तक हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और चाहे जहाँ तक बड़ा ले लें। यानी क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। या हम इसको कह सकते हैं सभी धनात्मक संख्याएं, ऑल रियल नंबर्स 0 सहित, 0 भी इसमें शामिल है। तो इसका जो रेंज होगा मॉड फंक्शन का वो 0 से कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला हम लेते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो आइए सिग्नम फंक्शन की बात कर लें। सिग्नम फंक्शन को हम हिंदी में चिन्ह फलन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको सिग्नम फंक्शन भी बोला जाता है और चिन्ह फलन भी कहते हैं उसको। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, इसको चिन्ह फलन भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है f(x) बराबर मॉड x अपान x। इसके दो वैल्यू होती हैं। सिग्नम फंक्शन f(x) बराबर मॉड x अपान x और एक वैल्यू होती है कितनी, 0। ये तब होती है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये तब होती है जब x इज इक्वल टू 0। यानी अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, समझना, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर इसका जो f(x) आएगा वो मॉड x अपान x आएगा। लेकिन अगर 0 है तो 0 ही आएगा। तो कुल मिलाकर के सिग्नम फंक्शन को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन का मान 1 होगा अगर x का मान 0 से बड़ा है, सिग्नम फंक्शन का मान 0 के बराबर होगा अगर x 0 के बराबर है, और सिग्नम फंक्शन का मान -1 होगा अगर x का मान 1 से कम है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। भला आइए मैं बता देता हूँ। देखो x 0 के बराबर नहीं है तो या तो x 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर x को 0 से बड़ा लिया तो धनात्मक मान लिया, अगर 0 से बड़ा होता है तो मॉड x का मान x होता है, अभी इसके पहले बता चुका हूँ मैं। तो मॉड x की जगह पर अगर x रखो तो x कैंसिल तो 1 आ जाएगा। अगर x का मान 0 लिया तो वो तो लिखा ही है 0, तो ये 0 हो गया। अगर मॉड x का अगर x का मान तुमने 1 से छोटा ले लिया तो अगर 1 से छोटा लिया तो मॉड x -x होता है। ये देखिए 1 से छोटा नहीं, 0 से छोटा। अगर x का मान तुमने 0 से कम लिया यानी नेगेटिव लिया
तो मॉड x माइनस एक्स के बराबर होता है और माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) के केवल 3 ही मान होते हैं। कौन कौन? 1, 0, -1। इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। इसका ग्राफ देखो क्या होगा। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब देखो अगर हम x की वैल्यू 0 से ज़्यादा ले रहे हैं, ये यहाँ पर है 0 होता है ये बिंदु। अगर हम x की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेंगे तो जो f(x) है वो 1 के बराबर आएगा और f(x) y अक्ष पर दिखाया जाता है, y का मान है। तो y देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है और नीचे ये -1 है। तो अगर x का मान 0 से ज़्यादा है, यानी x का मान 0 से ज़्यादा का मतलब 0 इस रेखा पे नहीं रह सकते। तो इससे आगे अगर हम रहेंगे इधर, ये देखिए ऐसे, तो x की वैल्यू 0, अगर y अक्ष को टच कर देते तो x बराबर 0 हो जाता, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो देखिए मैंने वाइट बाल लगाया, इसके आगे हम एक दूरी पर पैरेलल रेखा खींचेंगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा y बराबर 1 का। फिर x बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, यानी ये यहाँ हो गया ये। और जब आप x को 0 से कम ले रहे हैं, यानी इधर जब रहोगे, 0 से कम इधर ही तो होता है x डैश, माइनस का होता है। तो जब आप इधर रहोगे तो देखो y की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के, यानी आप इसको टच ना करना, नहीं तो x बराबर -1 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि x का मान 0 से कम लेना है, तो जब 0 से कम लेना है तो अगर आप यहाँ पर टच कर दोगे तो x 0 हो जाएगा। तो 0 से कम का मतलब आप इधर रहेंगे और इसको टच नहीं करेंगे। ये देखिए, ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। आप 2-3 बार इसको समझिएगा, वीडियो पास करके तभी समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर x बराबर 0 है तो देखो y बराबर भी 0 है, यानी ये बिंदु आ गया। अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी अगर आप इस लाइन को छोड़ के फिर आगे रहते हो, ये देखिए ये लाइन छोड़ दिया, फिर आगे रहते हैं, तो y बराबर 1 आ रहा है। y बराबर 1 आप जानते हैं क्या होती है? x अक्ष के समांतर रेखा जो कितनी दूरी पर हो? 1 यूनिट की दूरी पर हो। फिर अगर आप x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं, तो अगर आप 0 से कम लेंगे तो y बराबर -1 आ रहा है। y बराबर -1 यानी x अक्ष के समांतर, मगर -1 यानी नीचे 1 यूनिट की दूरी पर। तो हम इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन और यह है इसका क्या? ग्राफ। अब डोमेन और रेंज की बात कर लो। तो डोमेन आप देख रहे हो कि x 0 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, x 0 के बराबर भी ले सकते हैं, x 0 से कम भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, यानी डोमेन तो आपका कुछ भी हो सकता है, तो ऑल रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जो रेंज होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रेंज का मतलब समझ रहे हो? y का मान, f(x) का मान, और f(x) के सिर्फ क्या मान है? 3, 1, 0, -1, यानी इसका रेंज होगा -1, 0, 1। तो ये इसका रेंज हो गया। तो तुमसे कोई पूछे सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज होता है -1, 0 और 1। अब हम इसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। राइट, तो चलिए देखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत महत्वपूर्ण ये फंक्शन है, और अभी तो आप इसका जो है बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए डोमेन रेंज को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि वास्तव में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितनी वैल्यू रखता है। अच्छा, इसका एक नाम और है स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फलन या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप इसलिए कहते हैं, स्टेप मन होता है सीढ़ी। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो सीढ़ी की तरह का बनता है, इसलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन। बात समझ में आ गई? अब स्टेप फंक्शन देखिए होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन को हम f(x) बराबर इस तरह प्रदर्शित करते हैं।
बड़े कोष्टक के अंतर्गत इसे लिख दिया जाता है। मगर ये जो लिखा है ना, ये जो परिभाषित है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स का महत्तम पूर्णांक। और ये इसकी जो वैल्यू होती है, ये होता है, इसका मतलब होता है एक्स के बराबर या एक्स से छोटा महत्तम पूर्णांक। समझिएगा ध्यान से, महत्तम पूर्णांक एक्स के बराबर या एक्स से छोटा महत्तम पूर्णांक, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको समझने के लिए सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहाँ 1.7 लिखा और कहा इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो ये देखो मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये संख्या रेखा पर है 0, ये है 1, ये है 2, इधर -1, इधर -2। अब आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। 1.7 को जरा गौर से देखो, 1.7 कहाँ आएगा, वो 2 के पहले आएगा। यहाँ पर मान लीजिए 1.7 आता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब x के बराबर या उससे x से छोटा, x से छोटा और बड़ा से बड़ा जो पूर्णांक हो। देखिए 1.7 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इससे पहले जो सबसे बड़ा पूर्णांक आए तो 1 आया, इससे पहले तो 0 भी आ रहा है, इससे पहले तो -1 भी आ रहा है, लेकिन महत्तम पूर्णांक लेना है तो इससे पहले जो महत्तम पूर्णांक आ रहा है वो कौन है, 1 है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। देखो जैसे 0.75 है और इसका पूछे महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो 0.75 0 से कहीं आगे रहेगा, तो उसके पहले का पूर्णांक यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब जैसे कह दे कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो देखो 1 यहाँ पर है ना, तो ये खुद पूर्णांक है, इसलिए इसका मान 1 ही रहेगा। जैसे सुनो -5.8 है, ये -5.8, तो मान लीजिए यहाँ -5 है, तो -5.8 इसके इधर आएगा और इसके पहले जो पूर्णांक पड़ेगा वो माइनस का क्या आएगा, 6। फिर से सुनना, जैसे माइनस का 1.5 है, तो देखो माइनस का 1.5 मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसके पहले का पूर्णांक बराबर माइनस का क्या आ गया, 2। तो बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक। अब अगर तुमसे कोई कहे कि 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बोलो, क्या बोलोगे, 0, इसके पहले वाला पूर्णांक। तुमसे कोई कहे कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 5 ही होगा क्योंकि ये पूर्णांक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का क्या होगा, तो चूंकि ये पूर्णांक है तो -1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.7 क्या आएगा, तो ये -2 आएगा, उसके पहले वाला, यानी बाईं ओर आप देखना है, बाईं साइड में। ग्रेटेस्ट इंटीजर -13.7 का मान क्या आएगा, तो उसके पहले वाला पूर्णांक यानी -14 आएगा। तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके डोमेन की अगर बात करें, तो इसके डोमेन में आप कोई भी संख्या ले सकते हो, x, यानी x तो कोई भी आप ले सकते हो, हर एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा। यानी हम डोमेन इसका लें अगर, तो डोमेन इसका पूरी रियल नंबर हो सकती हैं। लेकिन अगर इसका रेंज देखा जाए तो बताओ रेंज में ये चीज़ निकल के आती है, y का मान ही तो रेंज होता है, और y बराबर क्या आ रहा है, fx है, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x पूर्णांक निकलता है केवल।
यानी किसी का भी, देखो चाहे इसका निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इधर निकालो, चाहे इधर, सब पूर्णांक संख्या आ रही हैं। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो केवल कैसी संख्याएं होंगी? पूर्णांक होंगी। यानी इसमें अपूर्णांक, दशमलव की कोई संख्या इसमें शामिल नहीं हो सकती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ कैसे इसका बनेगा, तो चलिए ग्राफ देखते हैं इसका। अब देखो, मैंने तुमसे कहा कि अगर x का मान 0 के बराबर है, देखो इधर, अब समझना शुरू करते हैं हम। इसका ग्राफ हम बनाने के लिए कुछ पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लो हमने x की जो वैल्यू है वो -1 या -1 के बराबर लिया, या 0 से शुरू करते हैं, 0 या 0 के बराबर लिया परंतु 1 से कम लिया, तो बताओ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 0 के बराबर है या 1 से कम है। अब अगर आप समझ ना पा रहे हैं तो ज़रा ये संख्या रेखा बनी हुई है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मान लो कोई भी संख्या तुम लेते हो 0 या 0 से पहले 1 के पहले तक, तो 1 के पहले चाहे जहाँ लोगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। अब अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं, लेकिन 2 को नहीं लेते, तो देखो 2 को अगर न लोगे तो उसके पहले का पूर्णांक आएगा। सब यहाँ जो संख्या होंगी 2 के पहले कोई भी संख्या तुम लोगे तो उसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? उसके पहले वाला पूर्णांक। और उसके पहले कौन सा पूर्णांक है? 1। तो ये देखो 1 आ गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया? 1। इसी तरह अगर आप 2 से बड़ा x लो परंतु 3 से छोटा, तो 3 से छोटी कोई भी संख्या है, फिर से सुन लो, 1 से छोटी कोई संख्या है महत्तम पूर्णांक 0, 2 से छोटी कोई संख्या है महत्तम पूर्णांक 1, 3 से छोटी कोई संख्या है तो उसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा? 2। यानी ये आया 0, ये आया 1, ये आया 2। अब मान लो अगर हम 0 से छोटा लें, जैसे -1 से 0 के बीच की संख्या लेते हैं, तो 0 यहाँ है ना, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आ रही है 0 छोटी, तो उसका महत्तम पूर्णांक कौन आएगा? -1 आएगा। यानी महत्तम पूर्णांक उसका क्या आ गया? -1। अब आओ ग्राफ बनाते हैं, देखना ग्राफ जरा। जी, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। जब तुम x की वैल्यू को 0, ये देखिए यहाँ है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसी तरह आप कितनी भी संख्या आगे ले सकते हैं। 4, इधर लिया आपने -1, -2, -3, -4, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3। अब देखो ज़रा, x की वैल्यू 0 के बराबर है और 1 से कम है, तो जो fx आया, ये fx लिखा है, fx का मान 0 आ रहा है, यानी y का मान 0। y बराबर 0 अगर आए तो समझो x अक्ष है, तो y बराबर 0 कहाँ पर रहेंगे आप? इस x अक्ष पर। लेकिन कब तक रहोगे? जब x का मान 0 के बराबर हो, यानी 0 शामिल हो, लेकिन x का मान 1 को टच ना करे। देखो 1 से कम हो, तो ये देखो यहाँ पर वाइट बाल लगाओ और ये ग्राफ बनाइए, ये देखिए। फिर देखिए, अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है लेकिन 2 को टच नहीं करती, तो y का मान, ये y है लिखा है, ये देखिए y बराबर ये, तो ये y का मान 1 के बराबर है। अब y 1 यहाँ है, ये है 1, तो y का मान 1 तो होगा, लेकिन कब होगा? जब x की वैल्यू 1 या 1 के बराबर परंतु 2 से छोटी। तो देखो x की वैल्यू 1 या 1 के बराबर परंतु 2 से छोटी, ये 2 से छोटी हो गई। फिर देखो, अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लो, यानी 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू लो, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है y की, वो 2 आ रही है। तो y देखो 2 यहाँ है, लेकिन जब तुम x को 2 या 2 से बड़ा, ये देखिए 2 या 2 से बड़ा परंतु 3 से छोटा लोगे, तो ये 3 से छोटा हो गया। फिर देखिए नीचे, अगर इधर देखो -1 से
बराबर या 0 से छोटा, यानी x का मान जब -1 और 0 के बीच में हो तो मॉड x मॉड का नाम आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मान है वो -1 के बराबर है, ये है -1। लेकिन ये -1 तब आएगा जब -1 से 0 के बीच में, लेकिन 0 टच ना करे। ये देखिए साफ साफ यहाँ दिया है 0 से छोटा और -1 के बराबर हो सकता है, तो ये -1 के बराबर हो सकता है। इसी तरह अगर आगे और बढ़ते तो वो कुछ ऐसा बनता, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह का ग्राफ बना। स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर इनको इस तरह मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया जाए तो एक सीढ़ी बन जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेप फंक्शन। ये है स्टेप फंक्शन। अब इसके बाद दो और हैं, चरघातांकी और लघुगणकी, तो आइए इनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। चरघातांकी जिसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अंग्रेजी में इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये a⁴x के रूप का होता है, राइट है ना। तो कोई फंक्शन f(x) बराबर a⁴x के रूप का है, कोई फंक्शन f(x) बराबर a⁴x के रूप का है, इसको कहते हैं चरघातांकी फलन। तो कोई फलन जो a⁴x के रूप का है, जहां a इज ग्रेटर देन 0 तथा a इज नॉट इक्वल टू 1। ध्यान से सुनिएगा, अगर a का मान जो यहाँ आधार में लिखा है वो सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी भी 1 के बराबर ये न हो, तो f(x) बराबर a⁴x जो फलन होता है उसे हम कहते हैं चरघातांकी फलन। और ये फंक्शन रियल नंबर से काहे में होता है, रियल नंबर से। अब इसके ग्राफ की बात करें तो इसके दो ग्राफ होते हैं, देखिए मैं दोनों इधर बनाए दे रहा हूँ। एक ग्राफ तो इसका यूँ होता है ऐसे, 0 1 से जाता है ये, और एक ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, मतलब बिल्कुल जस्ट उल्टा कर लो ऐसे ये, लेकिन टच नहीं करेगा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को ये टच नहीं करेगा। और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। तो इस तरह के बनते हैं। ये भी पॉइंट होता है 0 1, लेकिन जो ये ग्राफ बनता है ये तब बनता है जब a का मान 1 से बड़ा हो। 0 से बड़ा है, 1 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये ग्राफ तब बनता है, ये है f(x) बराबर a⁴x। लेकिन याद रखना ये ग्राफ तब बनता है जब ये आधार 1 से बड़ा हो। लेकिन अगर ये आधार 1 से छोटा हो परंतु 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, ये देखो, और 1 हो नहीं सकता, तो दो ही कंडीशन बची कि या तो 1 से बड़ा हो और या 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तब फिर इसका ग्राफ ऐसे बनता है f(x) बराबर a⁴x। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप डोमेन निकालते हो तो सब यहाँ जो लिखा होता है उसकी कंडीशन लेनी पड़ती है कि a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ जो लिखा होगा फलन तभी परिभाषित होगा जब ये वैल्यू 0 से क्या होगी, अधिक होगी। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि डोमेन और रेंज में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अब आखिरी, हालांकि अभी दो और बचे हुए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में आखिरी करते हैं और इसका नाम है लघुगणकी फलन, लॉगरिथम फंक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा ये डोमेन और रेंज के लिए। तो अब हम लास्ट लेते हैं लघुगणकी फलन, लघुगणकीय फलन। ये लघुगणकीय फलन, कोई फलन f(x) बराबर log x to the base a, पढ़ें कैसे पढ़ते हैं, log x to the base a से परिभाषित फलन लघुगणकीय फलन कहलाता है। बस इसमें भी शर्त याद रखना, a बेस है, ये सदैव 0 से बड़ा होगा, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, और ये जो x लिखा है ये भी सदैव 0 से बड़ा। इतना महत्वपूर्ण है ये, जब आप देखेंगे डोमेन और रेंज में तो आपको ध्यान आएगा कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है।
तो f(x) बराबर log x टू द बेस a तब परिभाषित होगा ये फंक्शन जब x यानी जो यहाँ लिखा है log के सामने वो 0 से बड़ा हो। ये जो a है इसको बेस बोलते हैं, पढ़ते ऐसे हैं log x टू द बेस a, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके भी 2 ग्राफ होते हैं, मैं यहाँ पर दोनों जल्दी से बना करके फिर समाप्त करता हूँ। एक ग्राफ तो बिल्कुल यूँ होता है, ध्यान रखना, मैं रुक जाइए ठीक से बना देता हूँ। ऐसे होता है, ये 0.10 होता है और ये फंक्शन है f(x) बराबर log x टू द बेस a। लेकिन ये तब होता है जब a का मान a से ज़्यादा हो, ये a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ये देखो 1 के बराबर नहीं हो सकता तो बड़ा हो सकता है। और एक इसका ग्राफ इसी का जस्ट अपोजिट आप बना लें और वो ऐसे बनेगा, ये उल्टा देखो, इसी को लेटा दो तो उल्टा, ये भी पॉइंट होगा 10 और ये भी है y बराबर log x टू द बेस a, लेकिन ये तब है जब 0 से a का मान बड़ा है और ये 1 से कम के लिए। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है। अब जैसे सुनो, जैसे हमसे पूछेगा ना, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया log x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस x का डोमेन ज्ञात करो, ऐसे सवालों में ये बहुत काम आएगा। आप कहोगे कि log का फलन तब परिभाषित है जब ये 0 से बड़ा हो, ये 0 से बड़ा हो परंतु 1 के बराबर ना हो, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी ग्राफ में। तो इस प्रकार मैंने इतने फंक्शन आपको बताए हैं। आपको उम्मीद है कि फंक्शन की परिभाषा तो आप समझ गए होंगे, फिर इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में समझाता हूँ जब डोमेन और रेंज बताऊँगा। ठीक है ना, नमस्ते।